हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में देखेंगे कि एटम का मास या फिर मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो यार फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करें अगर एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सर मास ऑफ एन एटम, एटम का मास निकालना है, एटम का वजन निकालना है। और एटम का वजन क्या होगा, जो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका अगर वजन को हम जोड़ दे तो सर मेरे एटम का मास निकल आएगा। हमने कहा बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। समझ लो यार, मेरे पास एक है बॉक्स, ठीक, समझ लो मेरे पास क्या है, एक गिफ्ट बॉक्स है। हमने अपनी वाली को देना है, भैया उसका बर्थडे आ रहा है, हमको अपनी वाली को देना है, उसको टॉफी और टॉफी वगैरह बहुत पसंद है। इसमें क्या क्या है, इसमें है मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी का ट्रेंड चल रहा है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, ठीक। इसमें मेलोडी टॉफी है 10, मान लेते हैं 10 मेलोडी टॉफी हैं, ठीक, मेलोडी से हम लिख देते हैं। और 5 है मान लो इस बॉक्स के अंदर इक्लेयर्स टॉफी, ठीक, इक्लेयर्स टॉफी है 5, इक्लेयर्स को हम 5 लिख देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इस बॉक्स का वजन बताओ, तो आप कहेंगे कि 10 मेलोडी टॉफी और 5 इक्लेयर्स टॉफी को अगर हम जोड़ दें तो हमको पता चल जाएगा कि इस बॉक्स का वेट कितना है। अगर हम आपसे कहें भैया 10 मेलोडी की जगह 110 मेलोडी टॉफी है और 5 इक्लेयर्स की जगह 25 इक्लेयर्स है, तब आप क्या कहेंगे? तब कहेंगे सर जो प्रीवियस केस था उससे अब बॉक्स का वजन जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो टॉफीज रखी हैं उनके नंबर बढ़ गए। तो जब टॉफी का नंबर बढ़ गया और एक टॉफी अगर 1-1 ग्राम की भी है तो हमारे टोटल बॉक्स का जो वजन है वो भी बढ़ गया, ठीक। तो ऐसे ही खेल जो है हमारा एटम के अंदर भी होता है। समझ लीजिए हमारा ये एटम है, ठीक, ये हमारा क्या है, एटम। इलेक्ट्रॉन हमारा जो है ये एनर्जी लेवल्स होता है, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं एटॉमिक मॉडल्स में, ठीक। हमारा बीच में होता है भैया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। हम कहें कि एटम का मास डिपेंड करेगा कि कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। तो यार मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम जो टोटल एटम का मास निकालते हैं वो ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से ही निकालते हैं, ठीक। तो हम कहेंगे अगर मान लो यार मेरे पास ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो एटम का मास ज्यादा होगा, अगर कम होगी तो कम होगा, जैसे ये वाला केस था। तो हम लोग क्या सर जानते हैं कि सर हम लोग ये जानते हैं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है सर वो क्या होता है, वो भी सर 1.6, ठीक है, 1.674 होता है, तो 1.6 ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो स्लाइटली प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हम कह देते हैं कि ठीक है इक्वल है। और लेकिन मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये यार वैल्यू याद करना है, हाँ सर याद करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया -27 kg की रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे देख सकते हैं -31 kg की रिस्पेक्ट में है। तो ये जो है और ज्यादा छोटा हो गया, तो इसको हम कर देते हैं निगलेक्ट, कहते हट जाओ वक्त। हम ले लेते हैं कि मान लो एक एटम में, कोई भी एटम है, उसमें n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, n, ठीक। और हम ये निकालते कहते हैं कैसे है कि भैया नंबर न्यूट्रॉन हमको निकालना है अगर किसी भी एटम का, कैसे निकालते हैं वो सर हम निकालते हैं अगर हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से, मास नंबर को हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात हम लोग कर चुके हैं। और क्या बात है कि सर अगर हम मान लें कि प्रोटॉन की जो मास है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो हमने मान लिया कि p नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक। और p क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है p, ठीक। और
अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है, हम ये भी जानते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बात हम लोग, इतनी बात हम लोग जानते हैं। तो हमने सर ये बताया क्यों? हमने कहा कि भैया अगर कोई एक एटम है, ठीक, तो मास ऑफ एन एटम, मास जो होगा एटम का, ठीक, मास ऑफ एटम वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास हमको पता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमको एक न्यूट्रॉन का मास पता है, और जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। हमको ये भी पता है कि सर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है, लगभग लगभग, तो हम बराबर लेके चलते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम ले लेते हैं कॉमन। मैथ के स्टूडेंट है तो हम इतना जानते हैं भैया, ठीक। तो हम इसमें क्या कह देते हैं सर, ये हो जाता है मास ऑफ, मान लो हमने ले लिया प्रोटॉन, ठीक, और अंदर क्या बचेगा? अंदर सर P बचेगा और N बचेगा, तो हम लिख देते हैं अंदर P प्लस N, ठीक, P प्लस N। अब सर हमको ये पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो एडिशन होता है वो क्या होता है? वो मास नंबर के बराबर ही तो होता है। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि ये मास नंबर के बराबर है, ठीक। तो ये हम लिख देते हैं मास नंबर जो होता है हमारा A, और वो हो जाएगा A टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो हमको जो है किसी भी एलिमेंट का मास नंबर पता होता है, एटॉमिक नंबर पता होता है, हम बस मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें उस पर्टिकुलर नंबर को, तो हमको उस एटम का मास पता चल जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन 12 है, तो उसका मास नंबर क्या है? 12। हमको 12 पता है, तो एक जगह हम रखेंगे 12, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। तो ग्राम केजी किसी में भी हम निकाल सकते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि मास ऑफ किसी भी एटम का क्या होता है, वो हो जाता है मास ऑफ एन एटम, लिख देते हैं एटम, ठीक। तो ये हो जाएगा A टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमने क्या कहा कि भैया मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ सर, ये बात तो सही है, ये तो फिक्स वैल्यू है ना, ये हमेशा वही रहेगा। बस चेंज क्या होगा? वो होगा चेंज ए हमेशा चेंज होगा, हर अलग एटम का अलग ए होगा, लेकिन एमपी तो सेम है। तो उस एमपी को हम लोग क्या करते हैं, उस एमपी को हम लोग फिक्स कर देते हैं। हम कहते हैं इसको भैया 1 AMU बोल लो या 1 U बोल लो। तो इसीलिए हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को इतना लंबा लिखने की बजाय हम लोग बोल देते हैं भैया 1 AMU है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो है A टाइम्स AMU, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या लिख दिया है? 1 MU। तो यहां पे लिख देंगे भैया मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1 AMU के लगभग बराबर। AMU भी लिख सकते हैं, या फिर हम 1 U भी लिखते हैं। AMU क्या है सर? एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और U क्या होता है? U होता है हमारा यूनिफाइड मास। और पहले हम लोग डेल्टन यूज करते थे, तो अब तो डेल्टन नहीं यूज होता है, जनरली आपको हर जगह U दिखेगा। तो ये क्या है? ये किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास है, ठीक। तो उसको कर लो नोट, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं गाइस। हम देख सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसका सिंबल X है, उसका एटॉमिक नंबर यहां पे लिखते हैं Z से, मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं खोपड़ी पे उसके A से। तो इसका कहा जाए, मान लो ये आपको दे दिया, ठीक, आपने कहा आपको इसको ये दे दिया, कहा कि भैया फाइंड मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ X, ठीक। आपको ये दिया हुआ है, आपने इसने कहा कि X के 2 एटम का वजन बताओ, ये हमने कहा यार क्या बड़ी बात है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ X, ठीक। 8 X के एटम का मास क्या हो जाएगा? A टाइम्स A MU, इसकी यूनिट हो गई ये, और ये इसकी वैल्यू हो गई।
एक एटम का मास हमें पता है, अब हम दो क्या तुम 500 से पूछ लो, 1000 पूछ लो, यूनिटरी मेथड है। एक टॉफी का वैल्यू अगर 2 रुपया है तो 10 टॉफी का 20 रुपये हो जाएगा, बस वही करना है। तो मास ऑफ वन एटम हमको पता चल गया सर ए टाइम से, तो हम क्या कह देंगे, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर 2a, ये तो वैल्यू हो जाएगी जो भी होगा, और वो हो जाएगा उसकी यूनिट हो जाएगी एएमयू, या फिर यू भी होती है तो हम एएमयू ही लिखेंगे। जैसे मान लो यार हमारे पास है कोई एलिमेंट फॉस्फोरस, ठीक, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर सर होता है 15 और मास नंबर जो होता है वो होता है सर 31, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से मास नंबर कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक सुन लो। वो ट्रिक ये है कि जो ऑड वाले हैं जितने, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब वाले हैं, उनका जो मास नंबर होता है वो डबल होता है, ठीक, एटॉमिक नंबर से डबल कर देना है, एक्सेप्ट आर्गन, आर्गन को ध्यान देना है, बाकी डबल होते हैं लगभग लगभग। और जो ऑड वाले हैं, ये तो इवन वाला हो गया, जो ऑड वाले हैं जैसे 3, 5, 7, 9, ठीक, 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को छोड़ के जो मास नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं मास नंबर लेने के लिए, अगर ऑड हो तो ऑड के लिए क्या करते हैं 2 टाइम्स करके फिर हम +1 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 15 ऑड नंबर है तो हमने 2 टाइम्स किया, 2 15 30 और +1 कर दिया तो 31 हो गया, ठीक। ऐसे ही मान लो कुछ ऑड नंबर है 11, ठीक, तो 11 सोडियम का होता है, सोडियम का हम 11 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 कर देंगे 23, तो हमारा मास नंबर ऐसे आ जाता है। इसका हमको पता है भैया, इसका कहा फॉस्फोरस दिया हुआ है, ठीक, फॉस्फोरस का कहा कि 10 एटम का मास निकालो, 10 एटम का मास निकालना है। हमको पता है कि एक एटम का मास क्या हो जाएगा, एक एटम ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 31 AMU, ठीक, 31 AMU, ये हमें पता है सर। हमको कहा कि एक एटम का मास हमको पता चल गया, बस अब क्या है 10 एटम, 50 एटम, 500 एटम, कुछ भी निकाल दो। 10 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस क्या हो जाएगा 31 इंटू 10, ये हो जाएगा 310 AMU, ठीक। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास के बारे में कि कोई भी पर्टिकुलर एटम है उसके हम मास नंबर बस पता होगा, मास नंबर के पीछे बस AMU लगा देंगे, खत्म बात, चुपचाप जाना AMU लगा चले जाना, कहना यही इतने एटम का एक एटम का मास है, और जितने एटम का पूछेगा 500, 1000, 510, 750, 800, 900 कुछ भी पूछे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। ये तो यार यूनिटरी मेथड है, सिंपल मैथ्स है, इसको बात कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यार एक टर्म और बात करते हैं, वो है हमारा एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होता है कि कोई भी, पहली बात तो मॉलिक्यूल का निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एटम का तो एटॉमिसिटी क्या 1 ही है। तो एटॉमिसिटी मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो, चाहे वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, खत्म, ठीक। एटॉमिसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो वो हमारी हो जाती है एटॉमिसिटी, प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक हो या हेटेरो एटॉमिक हमको उससे नहीं मतलब। मान लो आपसे कहा जाए भैया फॉस्फोरस है P4, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी हो जाएगी 1, ठीक, अरे 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 फॉस्फोरस के एटम्स है ना, तो ये हो जाएगी 4, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि सल्फर, अब ये सब क्या है होमो एटॉमिक है, सारे होम मतलब एक ही जैसे एटम है, तो होमो एटॉमिक के एग्जांपल है, सल्फर का होता है 8, तो इसकी क्या हो जाएगी एटॉमिसिटी 8, ठीक। मान लिया जाए हाइड्रोजन है, इसकी क्या हो जाएगी 2, तो नीचे नंबर लिखा है तो हम दिख जाएगा, ठीक। एसिड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन कहाँ हो जाता है क्लोरीन, इसकी एटॉमिसिटी कोई पूछ ले, कह देना भैया 2 है, वो तो दिख रहा है, ठीक है, चश्मा लगा के देखो, नहीं दिखे तो चश्मा उतार के देखो। ये तो हो गई होमो एटॉमिक की बात। हेटेरोटॉमिक की बात करें कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, ठीक, H2SO4, तो हमको इसकी एटॉमिसिटी निकालनी है, तो हम सारे एटम्स को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के हैं 4, ठीक, तो एक पूरा जो है सही से बताते हैं कि 2 है हाइड्रोजन के प्लस सल्फर का है सर 1 इंटू S प्लस ऑक्सीजन के हैं 4, तो लिख देंगे भैया 4 इंटू ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हमारे हो गए। आपसे क्या है इंडिविजुअली पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताओ,
तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 4, सल्फर की क्या हो जाएगी 1 और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी 2। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो टोटल हमको बताना है, वो जोड़ के बता देंगे कि भैया 2 + 1 3 और 4 7। ठीक, हम कह देंगे भैया एटॉमिसिटी हमारी हो गई 7। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने पिछले टर्म में देखा था कि सब फॉर्मूला वगैरह कैसे बनाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग बना लेते हैं अब तो कैल्शियम कार्बोनेट सर होता है CaCO3। इसमें सर देखो ऑक्सीजन होता है 3, तो 3 हो गया, कार्बन हो गया एक 4, ठीक, और एक कैल्शियम, इसकी एटॉमिसिटी जो हो जाएगी सर 5 हो जाएगी। तो इजी है हमको लग रहा है, क्यों? मान लो लिखा है कुछ बड़ा सा, ठीक है, क्या बताएं, FeSO4 है, मान लो FeSO4, तो ये हो जाता है, ऑक्सीजन है 4, सल्फर है 1 और आयरन है 1, तो 4 1 5 और 6, तो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 6। ठीक, एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 6। तो यही एटॉमिसिटी है कि नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, HCl में जैसे 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बनाओ, चलो सोडियम बाइकार्बोनेट सर कैसे बनेगा, सर हमको पता है, सोडियम पहले लिखते थे, फिर हम बाइकार्बोनेट लिख देते थे, जो हो जाता था HCO3। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के 3, कार्बन के एक 4, हाइड्रोजन का एक 5 और सोडियम का एक 6, तो टोटल इसकी जो एटॉमिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6। तो ये एटॉमिसिटी है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बस जैसे लिखा रहता है ना कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एक टोकरी में 4 संतरे हैं, 2 सेब है, 3 केले हैं, तो बताओ भैया टोटल फल कितने हैं, तो 4 3 और 2 को जोड़ देना है, बस वही चीज है। इसको कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। सीखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे एटॉमिक मास था कि हम एटम का मास निकाल रहे थे, उसके मास नंबर के आगे बस AMU चुपके से जाके लगा दो, वही हमारा हो जाता है एटम का मास। ठीक, वैसे ही हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मॉलिक्यूल का मास होगा, मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे उन सारे एटम्स के मास को ऐड कर देंगे तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। ये तो मतलब समझ में आ रहा है, सिंपल है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि मतलब mass of an atom into number of atoms, या फिर हम कह सकते हैं कि एटॉमिसिटी। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम्स लिखना ज्यादा सही है, हम लिख देते हैं नंबर ऑफ दैट एटम। उस एटम जो वो जितने एटम है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपना वही प्यारा P4, एक फास्फोरस का हमको पता है वो सर क्या होता है, अभी हमने निकाला, अभी सर हमको पता है ये होता है सर 31 AMU। ठीक, 31 AMU ये हमारा होगा एक का, और हमको क्या पता है 4 फास्फोरस है, एक का पता है 4 का निकालना है, तो वही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू AMU इंटू 4, 31 को 4 से करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12, 124 AMU। ठीक, कोई कहेगी आपसे ये क्या आया है, ये फास्फोरस के मॉलिक्यूल का मास आया है, और जो 31 आया था वो फास्फोरस के एटम का मास आया था। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि भैया H2 का हमको बता दो, H2 का हमको पता है सर एक का होता है 1 AMU, और यहाँ पे 2 है तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सर 2 AMU, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक, ऐसे ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये तो आसान। वैसे ही हेटेरोएटॉमिक भी आसानी होता है, बस उसमें जोड़ना रहता है, अलग अलग है। जैसे मान लो हमारे पास है H2O, सबसे सिंपल अपना पानी, पानी लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, ये हमारी तो हो गई, देख सकते हैं एटॉमिसिटी वाली बात। ठीक, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, एक हाइड्रोजन का हमें पता है 1 AMU होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, कर देंगे ऐड। अब ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का सर 16 AMU होता है, और एक ही ऑक्सीजन है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 1 जा 16, 2 1 जा 2, 16 और प्लस 2 क्या हुआ 18, तो ये क्या हो गया हमारा 18 AMU। ये जो 18 AMU आया है ये क्या है सर, ये H2O के एक मॉलिक्यूल का मास है, वैसे ही फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल का मास है, वैसे ही H2 के एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, मास ऑफ
1 मॉलिक्यूल, ठीक, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक। पानी है, पानी हमारे पास कंटेनर में है, टंकी में है, कहीं भी है, उसमें जो है बूंद होंगी, उसमें हम जब अपने बहुत भयंकर वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उससे हमको पता चलता है उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल। और वही मॉलिक्यूल जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। तो हम उस पर्टिकुलर ढेर सारे आइटम से ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें से हमने एक मॉलिक्यूल को उठाया, उसको तराजू में रख दिया, पानी के एक मॉलिक्यूल को उठा कर तराजू में रखा, तो उसका जो वजन आया वो क्या आया? 18 AMU। अब आपको इस मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले भैया इसको हमको ग्राम में बताओ, तो हमको एक AMU की तो वैल्यू पता है, वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कह सकते हैं, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। तो ग्राम kg में कन्वर्ट कैसे करना है AMU को? उससे मल्टीप्लाई करके। ये तो हुई बात H2O की। अब बात कर लें सर कार्बन डाइऑक्साइड, अपना प्यारा CO2, ये क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या है सर? एक कार्बन है जो कि होता है 12, और 12 इंटू 1 प्लस सर 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो 16 इंटू 2, तो 12 इंटू 1 हो गया 12, 16 टू हुआ 32, 32 और 12 को हम कर देंगे ऐड, वो हो जाएगा 44। तो एक CO2 मॉलिक्यूल का जो हमारा वजन आएगा वो क्या आएगा? 14 AMU, ठीक। इसमें यहां पे लिख देते हैं मास ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, ठीक। जो ये टर्म है वो ध्यान दो कि एक CO2 मॉलिक्यूल का वजन क्या है, ठीक। क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है मोलर मास पढ़ेंगे, तो मोलर मास में क्या होता है? उसमें 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे उसमें लेते हैं, ये सिर्फ एक है सिंगल, बहुत ढेर सारा एक बोरे में बहुत ढेर सारा भरा, उसमें सबने एक उठा के तौला तो ये आया। तो ऐसे ही अगर कोई भी हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, H2SO4 हो, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, तो हम उसका निकाल देंगे, हमको अगर इंडिविजुअल का पता चल जाए। और जनरली जो है एग्जाम वगैरह में, जेई का, नीट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें जनरली जो जैसे ना बड़े होते हैं, जैसे पोटेशियम वोटेशियम या ये सब छोटे मोटे का नहीं, बड़े का देते हैं कि भैया एक इंडिविजुअल का दे देंगे कि आपको पोटेशियम का दे दिया, सोडियम का दे दिया, इसका इसका दे दिया, बताओ क्या करना है, ठीक है। तो इसको कर लो, यही मॉलिक्यूलर मास है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। हमारा टर्म होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, एटॉमिक मास किसी के रिस्पेक्ट में निकालना, ठीक। रिलेटिव मतलब कि किसी की रिस्पेक्ट में। जैसे हम आपसे कहें कि भैया आपकी हाइट मान लो 5.5 है, ठीक, और किसी की हाइट जो है 6 है, तो हम क्या कहेंगे कि आप जो है उससे छोटे हैं, 6 वाले से छोटे हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई 5 वाला है और आप 5.5 हैं, तो आप भाई 5 वाले तो लंबे हैं ना। तो रिलेटिव का मतलब है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं एक टाइप से, तो वो हमारा होता है रिलेटिव टर्म, ठीक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जितनी भी एटॉमिक मास निकाल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं कि भैया हम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम एटॉमिक मास, ठीक। इसका सर क्या मतलब हुआ? अच्छा कार्बन ये सब छोड़ो, कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 क्या है कि हमारा कार्बन जो होता है उसका मास नंबर 12 है, उसका जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? 12 AMU होगा, ठीक। अब हमने एक 12 AMU का कार्बन एटम लिया, उसको जो है कार्बन 12 हमारा हमारा मान लो ये है, ठीक। ये हमारा हो गया कार्बन, यहां पे लिखते हैं कार्बन 12, ठीक। ये हमने रख दिया तराजू पे, इसको हमने कर दिया 12 हिस्सा, 1/12 है ना, तो 12 हिस्सा करो, 1 2 कितना हुआ, 1 2 3, अरे यार, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। और कहां से कर दें? एक यहां से कर देते हैं 8, तो अब हो गया 10, 10 हो गया, एक मान लो यहां से हम कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 12। तो ये जो है हमारा 12 हिस्सा हो गया, बराबर हुआ है इसमें थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा। इसमें से हमने क्या किया, एक हिस्सा लिया, ठीक, एक हिस्सा लिया, ये हो गया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक। कार्बन 12 को ये हो गया हमारा 12 AMU,
12 mu। हमने बताया ना कि एटॉमिक मास क्या होगा, उसके मास नंबर को mu लिख दो बस, तो 12 mu। अब हमने 1/12 कर दिया। अगर 12 को बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे 12 बार, 12 को 12 से मतलब 12 को 12 जगह एक ही जैसा बांटेंगे तो क्या आएगा, एक 1 1 1 सब में दे दें तो 12 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 1 mu। ठीक, तो यही कहा गया है कि कुछ नहीं कि हम लोग जितने भी एटम का वजन निकालेंगे, जितने भी एटम का वजन निकालेंगे क्योंकि रिलेटिव है, तो हम 1/12 ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट निकालेंगे। 1/12 ऑफ कार्बन 12 मतलब क्या हुआ, सीधा सा 1 mu। तो हम लिख देते 1 ऑफ 12 बाय कार्बन 12 का क्या मास होगा, वो होगा 1 mu। क्यों, कार्बन 12 का 12 होता है और उसको हम 12 से जब डिवाइड कर देंगे तो बराबर क्या होगा 1 ही 1 तो जाएगा, और वही तो 1 mu है। तो इसीलिए हम जितनी भी मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है, अरे सॉरी रॉ लिख दिए यार हम। रिलेटिव एटॉमिक मास है वो होगा, कोई मास होगा, ठीक, मास होगा मान लो कुछ भी, तो मान लेते हैं हम x होगा, वो होगा AMU। ठीक, नीचे हमारा क्या है, इसके रिस्पेक्ट निकालना है, तो इसका वजन क्या है 1 AMU, तो इसको हम लिख देते हैं नीचे 1 AMU। अब ये 1 AMU और AMU जो है कैंसिल हो जाता है, इसको हम सीधा बोलते हैं कि भैया रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि राम जो है, राम इक्वल्स टू x, खत्म। ये यूनिटलेस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, क्यों, क्योंकि भैया हम रिलेटिव टर्म है ना, रिलेटिव टर्म कहीं पे भी होती है तो वो हमेशा यूनिटलेस होती है। जैसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी पढ़ते हैं आगे चल के, तो वो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, एक तो होती है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ये होती है एग्जैक्ट कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब सब्सटेंस का हमको डेंसिटी निकालना है तो वो हो गया मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस सब्सटेंस की, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिक्स कुछ होगा तो उसके रिस्पेक्ट निकालेंगे तो वो यूनिटलेस होगी। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी ये जो है यूनिटलेस है। अब जैसे अब यूनिटलेस है मतलब समझो एटॉमिक मास होगा तो हम मास नंबर के आगे AMU लगा देंगे, और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो हम बस मास नंबर को ही कह देंगे, वही रिलेटिव एटॉमिक मास, खत्म। वही मास नंबर है, वही रिलेटिव एटॉमिक मास है, कुछ भी अंतर नहीं है ज्यादा। ठीक, तो ये बात जो है कर लो नोट, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल की जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है और क्वेश्चन समझ नहीं आता कहां से सॉल्व करें, कैसे स्टार्ट करें, वो सब क्लियर करेंगे, और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कनेक्टेड रहें और सीखते रहें। बाय।